आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा बात करेंगे कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिसने आइडेंटिफिकेशन परेड्स यानी शनाख्ती परेड के हवाले से एक बहुत अहम कानूनी बहस को बिल्कुल क्लियर कर दिया। केस है 2011 SCMR 877। ये कत्ले अम्द के मुकदमात और क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस में एक बुनियादी हैसियत रखता है। इस तज्ज़िये में कोशिश यही होगी कि इस पूरे केस और इसके लीगल कॉन्सेप्ट्स को लॉ स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए आसान और वाज़ेह अंदाज में पेश किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हकीकत में क्या हुआ था। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। अक्सर ये समझा जाता है ना कि कत्ल के संगीन मुकदमात में आइडेंटिफिकेशन परेड लाजमी करवानी होती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट की इस कोर्ट पर गौर करें। उनके मुताबिक शनाख्ती परेड सिर्फ तब लाजमी है जब गवाह ने मुलजिम को महज एक झलक देखा हो। अच्छा, तो अगर गवाह मुलजिम को पहले से जानता हो या उसने उसे अच्छी तरह देखा हो तो तब क्या कानूनी पोजीशन बनती है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूमता है। इस तज्ज़िये का आउटलाइन कुछ इस तरह से होगा। पहले बैकग्राउंड देखेंगे, फिर जो अहम कानूनी मसाइल थे उन पर बात होगी। उसके बाद शनाख्ती परेड की हैसियत और मुश्तरका इरादा यानी कॉमन इंटेंशन को समझेंगे। आखिर में मेडिकल एविडेंस और फाइनल नतीजा कवर करेंगे। ये स्ट्रक्चर फैक्ट्स को समझने के लिए बेहतरीन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी मुकदमा और उसका पसे मंजर। बैकग्राउंड थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं। ये केस मोहम्मद अकरम राही एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट शुरू होता है कत्ले अम्द के एक वाक़े से। पहले ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई, फिर मामला हाई कोर्ट तक गया जहां सज़ाओं में कुछ तब्दीली की गई। खैर, आखिरकार आइन के आर्टिकल 185(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनने की मंजूरी दे दी। मकसद ये था कि एविडेंस को दोबारा अच्छी तरह परखा जा सके, खास तौर पर इस शनाख्ती परेड वाली कॉम्प्लिकेशन को। अगला सेक्शन है अहम कानूनी मसाइल। यहाँ एक्चुअली अदालत को कुछ प्रोसीजरल रूल्स और डायरेक्ट एविडेंस के दरमियान जो टकराव था उसे हल करना था। इस अपील में दो बड़े कानूनी पॉइंट्स सामने थे। एक तरफ था पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 302B जो ऑब्वियसली कत्ले अम्द को डील करता है, और दूसरी तरफ कानून शहादत का आर्टिकल 22 जो शनाख्त या आइडेंटिफिकेशन के कवानीन बनाता है। बहस ये थी कि जब केस में ठीक ठाक डायरेक्ट एविडेंस मौजूद हो तो क्या आर्टिकल 22 के तहत फॉर्मल शनाख्ती परेड का ना होना प्रोसिक्यूशन के केस को वाकई कमजोर करता है? ये एक बहुत टेक्निकल और क्रूशल पॉइंट था। और इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं अब, शनाख्ती परेड की असल कानूनी हैसियत। देखिए, इस केस की सबसे दिलचस्प बात यही थी कि इसने बराह रास्त गवाही यानी डायरेक्ट ऑक्यूलर टेस्टिमनी और तायदी शहादत के फ़र्क को बिल्कुल क्लियर कर दिया। यहाँ सीन ये था कि 3 चशमदीद गवाह मौजूद थे जिनकी मुल्जिमान के साथ कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मुल्जिमान क्राइम से पहले मुद्दई के घर ही ठहरे हुए थे। मतलब ये कि वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। अब कोर्ट ने यही वाजे किया कि भाई, जब आइडेंटिटी पहले से ही इतनी परफेक्टली क्लियर हो तो वहाँ शनाख्ती परेड फॉर्मली करवाना सिर्फ एक तायदी एविडेंस रह जाता है। उसका फॉर्मली ना होना इन ठोस चशमदीद गवाहों की मौजूदगी में केस पर कोई असर नहीं डालता। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुश्तरका इरादा और सज़ा। ग्रुप क्राइम्स में सबको बराबर सज़ा नहीं मिलती, हर किसी का अपना किरदार होता है। तो इसमें कानूनी पॉइंट ये है कि मुश्तरका इरादा यानी कॉमन इंटेंशन सिर्फ तब साबित होती है जब कोई प्री अरेंज्ड प्लान मौजूद हो। हुआ ये था कि हाई कोर्ट ने एक को अक्यूज्ड की सजाए मौत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल ठीक करार दिया और इसे बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि उस मुहल्लतकार ने मकतूल को कोई जानलेवा जख्म नहीं लगाया था, और प्रोसिक्यूशन से यह भी साबित नहीं हुआ कि पहले से कत्ल का कोई शेयर्ड प्लान था। जब कॉमन इंटेंशन ही मिसिंग हो तो स्ट्रिक्टली एक जैसी सजा दी ही नहीं जा सकती। आगे बढ़ते हैं, तिब्बी शवाहिद और साबका फैसले। देखते हैं कि सिर्फ गवाहों की बातों को अदालत ने साइंस से कैसे वेरीफाई किया। खैर, यहाँ एक चीज़ जो बहुत ब्रिलियंटली सामने आती है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव मेडिकल साइंस ने गवाहों को 100% बैक किया। चशमदीद गवाहों ने जो जख्मों की डिटेल्स बताई, मेडिकल रिपोर्ट्स ने बिल्कुल उसी पैटर्न की तायद की। इसके अलावा जो आलाई कत्ल बरामद हुए, इनक्रिमिनेटिंग रिकवरीज, उन्होंने भी गवाहों की बातों को स्ट्रांगली कॉरोबोरेट किया। जब फिजिकल और मेडिकल एविडेंस आंखों देखे हाल के साथ ऐसे मैच कर जाएं तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी वाकई अनक्वेश्चनेबल हो जाती है। और अदालत ने इस जजमेंट को स्ट्रांगली सीमेंट करने के लिए कुछ बहुत अहम प्रेसिडेंट्स का हवाला भी दिया, जैसे लाल पसंद केस, स्टेट वर्सेस फरमान हुसैन और मोहम्मद अफजल केस। इन सब केसेस में पहले ही ये रूल एस्टैब्लिश हो चुका था कि अगर गवाह रिलायबल है और आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है तो गवाह ट्रायल के दौरान कोर्ट में भी मुलजिम को पहचान सकता है। ऐसे सिनेरियोज में फॉर्मल आईडी परेड करवाना कानूनन हर हाल में लाजमी नहीं होता। तो इस सब के बाद आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, खुलासा और हतमी नतीजा। इन सारी डिटेल्स और शवाहिद को परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया।
अदालत ने स्ट्रिक्टली एविडेंस की बेस पर दोनों अतराफ की अपील्स डिसमिस कर दी। जो मरकजी मुलजिम था, जिसने डायरेक्टली फेटल वॉर किया था, उसकी सजाए मौत बरकरार रखी गई, जबकि वो को अक्यूज्ड, जिस पर कॉमन इंटेंशन और जानलेवा जख्म लगाना साबित नहीं हुआ था, उसकी उम्र कैद वाली सजा मेंटेन की गई। अदालत ने दोनों पहलुओं को उनके कानूनी वजन के मुताबिक इफेक्टिवली बैलेंस किया। तो यहां से एक बहुत सोचने वाली बात सामने आती है कि अगर फॉर्मल आईडी परेड स्ट्रिक्टली मैंडेटरी नहीं है, तो संगीन क्रिमिनल मुकदमात में एक गवाह की अपनी क्रेडिबिलिटी और उसकी साख कितनी क्रिटिकल हो जाती है। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक बड़ा टेक अवे है। उम्मीद है आज के इस कानूनी तज्जिए से आपको काफी क्लियरली प्रिंसिपल्स समझ आए होंगे। ऐसे ही मजीद वाज़ेह और स्ट्रक्चर्ड लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए केस लॉ उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें।